हेलो फ्रेंड्स, हमने जो नेमराज सुंडा बुक की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है, ये उसका 6th वीडियो है, जिसमें हम जो एग्रोनॉमी यूनिट है उसकी 5th यूनिट, 6th यूनिट, 7th यूनिट और 8th यूनिट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन इससे ना छूटे जनरली। और इसको आप अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्योंकि इससे जनरली सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारी जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, नेमराज सुंडा से प्लेलिस्ट है नाम से। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट यूनिट 5। देखो, वेदर क्या होता है? वेदर ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड एट ए गिवन टाइम। तो क्लाइमेट जो वेदर है वो क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। और बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंडेड द अर्थ। इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। However, 99% of the total mass of the atmosphere is within the 14 किलोमीटर ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर होता है वो कितने 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक होता है, ठीक है, जिसका लेकिन 99% जो भार होता है वो कितने सतह से लेकर 40 किलोमीटर तक के अंतर हो जाता है उसका भार, ठीक है। और उसका भी ज़्यादातर जो होता है वो कहाँ पर होता है? ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादातर बाहर होता है। देन अपन पढ़ें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन द वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस। जो स्ट्रक्चर है वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस के आधार पर सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। इट इज़ द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे जो नीचे सतह है एटमॉस्फेयर की, एक्सटेंडिंग अप टू द हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर। जो 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक की हाइट तक ये वेरी करता है। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से क्या करता है, जो अपना जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाभ से रेट, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट। इट इज़ अ डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स 85% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास। जो 40% जो 40 किलोमीटर तक जो 99% मास पाया जाता है, लेकिन उसका भी जो अधिकांश जो मास है वो कितना है, अपना ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत ही पाया जाता है, 85%। ऑल वेदर फिनोमेना लाइक द क्लाउड, रेन, मिस्ट, फॉग, ड्यू ETC अकर्स इन द ट्रोपोस्फेयर। जितने भी जो वेदर फिनोमेनास होते हैं, जैसे कि अपने बादल हो रहे हैं, ठीक है, रेन हो रही है, तो ये सभी किसके अंतर्गत होते हैं? ट्रोपोस्फेयर के। अपन ट्रोपोस्फेयर से ऊपर निकल जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देन अपन बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर होती है, इसे ओजोनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? इट लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर। ये 8 से 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक की लेयर होती है, ठीक है। बारमिस्ट लेयर, ठीक है, कौन सी है? बारमिस्ट लेयर। यूनिफॉर्म टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। इसका टेम्परेचर जनरली क्या होता है? यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है एल्टीट्यूड के साथ। इट इज़ द एक्चुअल सेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस एयर प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, हेंस इज कॉल्ड एज ओजोनोस्फेयर, ठीक है। ओजोनोस्फेयर कहते हैं। और ओजोन भी इसके दो पार्ट होते हैं, एक अपर स्ट्रेटोस्फेयर और एक लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी? ओजोन ज़्यादा पाई जाती है। मैंने हम बात करते हैं मीजोस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है और 50 जो हाइट होती है 50 किलोमीटर, उससे 80 किलोमीटर तक ये पाई जाती है, ठीक है। कोल्ड रीजन है, स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर क्या होगा? बहुत जल्दी घटता जाता है। देन अपन बात करें तो थर्मोस्फेयर। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड एक्सोस्फेयर। ये क्या है? थर्मोस्फेयर क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सटेंडिंग ए हाइट ऑफ 18 किलोमीटर अप टू द 1600 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक इसमें आता है। द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड एज आयनोस्फेयर। जो लोअर लेयर होती है थर्मोस्फेयर की, उसे आयनोस्फेयर कहते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, मतलब बहुत दूर दूर के जो अपन कम्युनिकेशन करते हैं वो किसके द्वारा होता है? आयोनाइज्ड लेयर या आयनोस्फेयर की मदद से ही वो होता है। टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। देन अपन बात करें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो वातावरण में जो क्या डिफरेंट जो एयर होती है उनको कैसे कंपोजिशन होता है, तो अपन बात करें तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 78.08% नाइट्रोजन होती है। देन ऑक्सीजन कितनी होती है? 20.95%, 20.95% ऑक्सीजन होती है। देन अपन पढ़ें तो आयरन कितने परसेंट होती है? 0.93। ये RPSC में आया था 2009 में। देन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%। कितनी होती है? 0.03%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पूछ लेंगे। कंपोजिशन अपन देखें तो सॉइल एयर का कंपोजिशन देखें तो नाइट्रोजन परसेंटेज इज मोर और लेस सेम इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज एज कम्पेयर टू टू एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है? वातावरण की तुलना में सॉइल में कम होता है, ठीक है। और CO2 लेवल विल बी नियरली 8 to 10 टाइम्स मोर
जो CO2 का लेवल है वो कितना होता है, 8 से 10 गुना वातावरण की तुलना में सॉइल में ज़्यादा होता है, करीब 0.3 या अपन मान के चलो कि 0.2% 25% इसमें CO2 पाई जाती है सॉइल में जनरली। अपन देखें तो अपन सोलर कांस्टेंट क्या बोलते हैं, डिफाइंड इज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमोसफेयर हेल्ड नॉर्मल टू द सनलाइट एट द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। मतलब कि 1 मिनट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर सरफेस दे दिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का सरफेस दे दिया, उस पर जो कितनी हीट वो पड़ रही है, एनर्जी कितनी पड़ रही है सूरज द्वारा, तो उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आपको ये यूनिट भी अच्छे से याद रखनी है, किस किस में क्या क्या होती है, ठीक है। 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और ऐसा यूनिट देखें तो कितनी होती है, 1353 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। द सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज अ क्वांटम और फोटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या पार्टिकल्स के रूप में आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम या क्वांटा या फोटॉन्स इसको बोलते हैं। अपन बात करते हैं PAR, फोटो सेंसिटिव एक्टिव रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट्स का अपन रिस्पेक्ट में बात करें तो PAR photosynthesis in green leaves use solar energy in the wavelength from the 0.4 to 0.7 μm। 400 से लेके 700 nm तक की जो रेडिएशंस होती है उसको बोलते हैं अपन PAR रेडिएशंस, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण, अधिकांश प्रकाश संश्लेषण इसी रेंज में होता है। इसको मेजर्ड बाय द क्वांटम सेंसर। जो PAR है उसको अपन मेजर्ड करते हैं किसमें, क्वांटम सेंसर में, और इसकी यूनिट क्या होती है, आइंस्टीन या वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। लक्स क्या है, इसकी ओल्डेस्ट यूनिट है ऑफ मेजर इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। स्पेक्ट्रोमीटर मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड्स, जो नैरो वेव बैंड्स में स्पेक्ट्रोमीटर्स को मेजर करता है। देन अपन बात करें तो लाप्से रेट कितनी होती है, जनरली 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज फॉर द ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ लाप्से रेट। वर्टिकल जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लाप्से रेट बोलते हैं। नॉर्मली कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एडिवेटिक लाप्से रेट कितनी होती है, देन अपन बात करें एडिवेटिक लाप्से रेट होती है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो ये दोनों याद रखना है आपको, एक लाप्से रेट और एक होता है एडिवेटिक लाप्से रेट। द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंज एज इन द ईयर rises or falls is called as adiabatic lapse rate. Dry adiabatic lapse rate is a 10 degree Celsius per kilometer. The condition in which there is a abrupt rise instead of fallen in the temperature is called inversion. देखो, अगर ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन अगर अपन और ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है, उसी को बोलते हैं अपन इन्वर्जन, ठीक है। देन अपन बात करें कि एल्बिडो क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बिडो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द इनकमिंग एंड आउट गोइंग रेडिएशन। देखो, जो इनकमिंग हो रही है किसी सरफेस पे आके पड़ रही है जो रेडिएशन, और जो रेडिएशन जा रही है उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके, उसके जो रेशियो को क्या बोलते हैं अपन, एल्बिडो बोलते हैं। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस इज नोन एज एल्बिडो। एल्बिडो ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू 0.4। देन अपन बात करते हैं साइक्लोन्स के बारे में, चक्रवात। तो जो साइक्लोन होता है उसमें क्या होता है कि लो प्रेशर का एरिया होता है, कहाँ पे, सेंटर में क्या होगा, लो प्रेशर का एरिया होगा, और उसके जो परिधि होगी उस पर क्या होगा, हाई प्रेशर का एरिया होता है, ठीक है। इसके कारण जो क्या होती है, ये इधर जो एयर रहती है वो इधर से, ठीक है, आती हैं और यहाँ से होकर ऊपर उड़ जाती हैं। ये साइक्लोन टाइप का होता है, ठीक है। साइक्लोन इज रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरियाज हुज द डायमीटर मे बी फ्रॉम 100 to 1000 मील्स। इसका डायमीटर 100 से लेकर 1000 मील्स तक होता है। तो हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज लोएस्ट इन द सेंटर ऑफ दिस रीजन एंड इंक्रीज रैपिडली आउटवर्ड। तथा इसका जो प्रेशर होता है वो दूसरी तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं टॉर्नेडो, टाइफॉन्स और हेरिकेन्स वगैरह हैं। देन अपन बात करते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट को अपन देखें तो वेदर तो अपन ने शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ा था, देन अपन क्लाइमेट को पढ़ते हैं तो क्लाइमेट क्या है, बहुत लॉन्ग टर्म है और बहुत ज़्यादा विस्तृत एरिया में अपन बात करते हैं तो क्लाइमेट होता है। Climate is a generalized weather or the summation of weather conditions over a given region during a comparatively longer period। अब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन क्लाइमेट का किस किसने किया है, ठीक है। तो सबसे पहले डी कॉन्डेले ने क्लासिफिकेशन किया 1900 AD के टाइम पे, द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बेस्ड ऑन द वेजिटेशन। इन्होंने किसके आधार पे किया, वेजिटेशन के आधार पे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया डी कॉन्डेले ने। देन अपन बात करते हैं तो कॉपन क्लासिफिकेशन 1936 में डिवाइड द वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू 5 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द वेदर एलिमेंट्स। इन्होंने वेदर एलिमेंट्स के टाइम पे पहली बार क्लासिफाइड किया, इसने
क्लाइमेट को, और इन्होंने वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को 5 ग्रुप्स में बांटा। देन अपन बात करते हैं तो ट्रोल का जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन फाउंड सेटिस्फैक्टरी टू एक्सप्लेन वेजिटेशन जोन एज अ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। दिस क्लासिफिकेशन इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो सूटेबल क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? ट्रोल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 1965 में दिया था इन्होंने। दिस क्लासिफिकेशन इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। द एक्रीसेट अडॉप्टेड दिस मेथड फॉर क्लासिफाइंग सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया। जो एक्रीसेट हैदराबाद में है उसने इसी को अडॉप्ट किया। देन अपन बात करते हैं तो थॉर्न वेट, इनने क्या किया? बेस्ड ऑन पीई इंडेक्स, टीई एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के आधार पे इन्होंने क्या किया? इसको डिवाइड किया। पीई मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस। इसको अपन क्या करते हैं? इक्वल टू होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन डिवाइड बाय एनुअल एवोपरेशन। मतलब जितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसको अपन एनुअल एवोपरेशन से डिवाइड करेंगे, इंटू 1 करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। इसके बाद मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स, तो जो अपना एक्रेप है, एक्रेप ऑन ड्राई लैंड, इन्होंने इसको जो थॉर्न वेट वाला जो क्लासिफिकेशन था उसी में मॉडिफाइड करके उन्होंने मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स का भी प्रयोग किया। तो एक्रेप ऑन ड्राई लैंड ICR अडॉप्टेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन MDI। MDI इक्वल टू क्या होता है? P माइनस PET डिवाइड बाय PET इंटू 100। तो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट MDI के आधार पर अपन देखें तो 0.0 से लेके 33.3 तक अगर आ रहा है तो वो कैसा होगा? सब ह्यूमिड। जब अपन बात करें सेमी एरिड में 33 टू 66.6 MDI आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? सेमी एरिड। देन एरिड में क्या होता है? 66.6 से ज़्यादा होता है। देन अपन बात करें तो मेजर्स ऑफ ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता के क्या क्या मेजर्स हैं? मीन्स द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब कुछ वातावरण में उपस्थित वेपर कंटेंट होता है उसी को अपन बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? 3 तरह की होती है। एक तो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूसरी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और तीसरी होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले बात करें कि अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर हवा दे दी उसको, अपन ने एयर दे दी, उसमें अगर जो वास्तविक तौर पे जो मॉइस्चर उपस्थित है, वेपर प्रेजेंट है, वो और उस पर्टिकुलर एयर को जो सैचुरेट होने में, मतलब पूरी तरीके से फुल होने में जितनी वो लगती वेपर की ज़रूरत पड़ती है, उसके जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज मोस्टली यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। जनरली एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट है ग्राम पर मीटर क्यूब। देन अपन बात करें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसकी होती है WIT वेट। अब अपन बात करें कि फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी तौर पे जो पानी है उसका गिरना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। या तो वो ये तो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो हो सकता है अपना सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में जैसे कि अपन देखते हैं कि स्टोन्स वगैरह, वो ओले वगैरह गिरते हैं, तो उसी में आता है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, या तो रेन हो जाए। रेन कब होती है? जब ड्रॉप का जो साइज़ हो 0.5 से लेकर 6 mm तक होता है। देन अपन बात करें तो ड्रिजल क्या होता है? ड्रिजल का जो साइज़ होता है वो 0.5 mm से कम होता है। देन अपन बात करें कि स्नो, बर्फ़ का गिरना, आइस के क्रिस्टल्स गिरते हैं सिब्लिमेशन के कारण। और देन अपन बात करें कि ड्यू क्या होती है? मॉइस्चर कंटेंट इन द स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन कूल सरफेस। देन अपन बात करें फ्रॉस्ट, ए फेदरी डिपॉजिट ऑफ आइस, फ्रॉस्ट। फॉग की बात करें, ए थिन क्लाउड ऑफ वेरिंग साइज। देन मिस्ट की बात करें, वेरी थिन फॉग। देन अपन बात करें अपन वेपर के बारे में, तो वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर constitutes only about the 0.001% ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर। तो जो टोटल ग्लोबल वाटर है उसका मात्र 0.001% ही किसमें? वेपर के रूप में वातावरण में रहता है। टोटल जो वाटर है 100%, उसमें से 2.6% वाटर मात्र फ्रेश वाटर है, जिसका भी 2% करीब स्नो के रूप में ग्लेशियर्स वगैरह में जमा रहता है। अपन बात करें कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे अपन? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सेल्सियस में मेज़र करना है अपने को। तो इन सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर 0 and 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। देन C और आवर F -32 फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय इंटू 5/9। फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल में F इक्वल टू इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और ये कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन अपन बात करें कि केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स व्हेन द टेम्परेचर इज नो एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टेंसेस, देन इट इज सेड टू बी 0 डिग्री
केल्विन, 0 केल्विन, डिग्री नहीं लगाते इसमें जनरली। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल इज 273 केल्विन। केल्विन इक्वल टू C प्लस 273 273। देन अपन बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे। तो अपन बात करते हैं मैक्सिमम थर्मामीटर। तो मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। और इसमें किसका यूज़ किया जाता है, होलो ग्लास का ट्यूब होती है जो मरकरी से भरी होती है, मरकरी से भरी होती है। किससे, मरकरी से। देन अपन बात करें कि मिनिमम थर्मामीटर का में किसका यूज़ किया जाता है, तो इसमें अल्कोहल भरा होता है मरकरी की जगह पर, ठीक है। तो इसको लोअर टेम्परेचर को मेज़र करने में काम करते हैं। देन अपन बात करें तो सॉइल थर्मामीटर, इट इज़ अ मरकरी थर्मामीटर विद ए बैंड एट द बल बैंड। लेकिन अपन बात करें तो थर्मोकपल्स क्या होता है, दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सॉइल टेम्परेचर एंड दे आर द टू टाइप्स, थर्मो इलेक्ट्रिक और रेजिस्टेंस। देन अपन बात करें फिनोमिनॉन्स के बारे में, कौन कौन से फिनोमिना होते हैं। तो अपन बात करें तो कंटूर क्या होता है, तो जो इक्वल एलिवेशंस की जो लाइन को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं कंटूर। देन अपन बोलते हैं आइसो प्लेट्स, ये क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग यूनिफॉर्म वैल्यूज़ ऑफ एनी फिनोमिना। आइसो बार क्या होता है, बार मतलब प्रेशर होता है। इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसो हाइट्स क्या होता है, जहाँ पे इक्वल रेनफॉल हो रही हो। आइसो बाथ, देखो आइसो मतलब होता है समान और बाकी क्या आपको उस अकॉर्डिंग जमा लेना है। जैसे आइसो बाथ, तो बाथ मतलब क्या होता है, वाटर टेबल, जो वाटर लेवल है वो अगर इक्वल है। देन अपन बात करें तो आइसो हेल्स, जो सनसाइन हावर हैं अगर वो इक्वल हैं दो जगह पे, लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल सनसाइन हावर। देन अपन बात करें तो आइसोफेन, सीजनल सिमिलर सीजनल अगर हैं तो आइसोफेन बोलेंगे। आइसोथर्म मतलब जनरली टेम्परेचर ही होता है। देन अपन बात करें कि आइसोटोप क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है। देन अपन बात करें कि आइसो प्लूवाइल मतलब क्या होता है, जहाँ पर डेप्थ ऑफ रेनफॉल मतलब कि जितनी वर्षा हो रही है उसकी रेनफॉल अगर बराबर है तो उसे बोलेंगे आइसो प्लूवाइल। देन अपन बात करें कि आइसोटेक क्या होता है, जहाँ पे इक्वल विंड वेलोसिटीज़ की वो चल रही हैं, वो लाइन ज्वाइन कर रही है, उसको बोलेंगे आइसोटेक। आइसोस्टेयर मतलब किसको बोलेंगे, मॉइस्चर कांस्टेंट अगर इक्वल है तो। देन अपन बात करें कि आइसोडेमिक क्या है, सिमिलर डिसीज़ सेवियरिटी, मतलब कि जो एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक ये सब उसी में आ जाते हैं। तो आइसोडेमिक क्या होता है, सिमिलर डिसीज़ सेवियरिटी, मतलब एक ही तरीके से प्रभावित एरिया। देन अपन बात करें कि आइसोक्लाइन क्या होता है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट फॉर ऑल आउटपुट्स। देन अपन बात करें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट, देन उसका यूज़ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्टीमीटर। एल्टीमीटर किस लिए मेज़र होता है, हाइट मापने में। देन एंड्रॉयड बोरोमीटर, एटमॉस्फेरिक मेज़र करने में। एनीमोमीटर, विंड स्पीड को मेज़र करने में। क्रेस्कोग्राफ, जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है क्रेस्कोग्राफ किस में यूज़ होता है, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट मेज़र करने में। देन डायनेमोमीटर क्या होता है, कन्वर्ट जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने में। देन अपन कैम्बल स्टॉक्स का यूज़ किस में किया जाता है, ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन मेज़र करने में। ईसीजी जो अपना हार्ट के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देन अपन बात करें कि विंड वैन किस लिए यूज़ होती है, तो जिस तरह जो डायरेक्शन बताने काम में आती है ये, ठीक है। इसमें एक तीर का निशान होता है, उसकी सहायता से वो बताती है डायरेक्शन किस तरह विंड चल रही है। देन अपन बात करें कि टेंसियोमीटर किस लिए यूज़ होती है, जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होती है उसको मेज़र करने में। देन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। पोरोमीटर क्या करता है, जो स्टोमेटल बिहेवियर, पोर मतलब क्या होता है, स्टोमेटा ही होता है ना, स्टोमेटा को पोर मतलब छिद्र होता है और स्टोमेटा में क्या होता है, छिद्र ही होता है, तो उसके बिहेवियर को मेज़र करने में ये काम करता है। अपन बात करें हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है, मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइड्रो मतलब वाटर और हाइड्रोमीटर मतलब मेजर्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइग्रोमीटर, अब अपन बात कर रहे हैं हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर, ये क्या करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। देन लैक्टोमीटर, तो ये डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेज़र करता है, या मिल्क की प्योरिटी को मेज़र करने में अपन लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। तो जो मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है, तो आप उसी से आप इसको लगा सकते हैं कि लैक्टोमीटर किस में यूज़ होता है। देन अपन बात करें कि लाइसीमीटर किस में यूज़ होता है, तो जो एवोपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है मतलब कि उसको मेज़र करने में ये काम में आता है, ठीक है। आपको बात करें तो मैनोमीटर रूट प्रेशर को मेज़र करने में आता है। देन अपन प्लेनीमीटर, एरिया ऑफ एन इर्रेगुलर फिगर, इर्रेगुलर फिगर के जो एरिया को मेज़र करने में इसका यूज़ होता है प्लेनी मीटर का। देन अपन बात करें पायरेलियोमीटर, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को किस में मेज़र करेंगे, पायरेलियोमीटर में। देन अपन बात करेंगे पायरेनोमीटर में क्या करते हैं, टोटल इनकमिंग रेडिएशन जो आ रही है उसको अपन क्या करेंगे, पायरेनोमीटर में मेज़र करते हैं।
साइक्नोमीटर में अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को मेज़र करते हैं। पीजोमीटर में वाटर लेवल की डेप्थ कितनी है उसको मेज़र करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया, ये तो एग्रोनॉमी के जो जेआरएफ वगैरह पेपर होते हैं उसमें, और कॉलेज एंट्रेंस में भी कई बार आया। तो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को किसमें मेज़र करते हैं? पीजोमीटर में। देन अपन बात करें तो पोटोमीटर में वही ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशन को अपन मेज़र करते हैं। देन अपन बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे देश में, तो उनको भी अपन ने क्लासीफाइड किया गया है, कौन सा मेजर है, कौन सा मीडियम है और कौन सा माइनर है। जब अपन बात करते हैं कि हेक्टेयर में CCA कैचमेंट एरिया को कितना कवर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 10,000 उसका जो एरिया है, अगर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वो मेजर में आएगा, 2,000 से लेकर 10,000 तक है तो वो मीडियम में आएगा, और 2,000 हेक्टेयर से अगर कम है तो वो किस में आएगा? माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आता है। अगर देखो कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी इसी क्लासिफाइड करें, 50 करोड़ से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो फिर वो किस में मेजर में आएगा? 5 करोड़ से लेकर 25 लाख तक लग रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा? मीडियम में। और अगर 25 लाख से कम पैसे लग रहे हैं तो वो माइनर के अंतर्गत जनरली आता है।